हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए पेड बैच लेकर हम आएंगे, तो आज हम इसका ये पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसका पहला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। और ये डेमो लेक्चर रहने वाला है और यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पर आपको मिलेगा। इस लेक्चर के बाद आपको अपना फीडबैक बताना है कि आपको लेक्चर से समझ में आया तो, नहीं आया तो, कहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि नई फैकल्टी हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बताएंगे क्या कर रखा है इन्होंने। तो ये पेड बैच का रहने वाला है। तो ये पहला लेक्चर है, इसी के बाद हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर लेंगे हमारे हसन सर हैं। तो ये फ़िलहाल एमबीबीएस के थर्ड ईयर में पढ़ाई इनकी स्टडी जारी है और इसके अलावा स्टडी भी कराते हैं। तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं और आपको यही आगे स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर जैसा भी लगे आप बता सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, इस पेड बैच के अलावा हमारा जो टेस्ट सीरीज आ चुका है हमारे एप्लीकेशन पर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 111 रुपये इसकी फ़ीस रखी है और आपको 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और ये खुद मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको मार्केट में कहीं भी देखेंगे इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से नहीं मिल पाएगी। आपकी सिलेक्शन के 101% चांस रहने वाले हैं अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं और इस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है, आप देख सकते हैं, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हसन सर इसे कंटिन्यू करेंगे। आपको जैसा लगे फीडबैक आप दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हसन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, इन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो जितने भी पॉइंट हम बताएंगे सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी से होंगे। सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो क्वेश्चंस वाइज होंगे। हर पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन फॉर्म होता होगा और सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेल से रिलेटेड। जितना भी पढ़ाएंगे आपको एक या दो क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एवरी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक या दो क्वेश्चन, मतलब 12th स्टैंडर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलते हैं सेल से। तो हम इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज करेंगे, हिंदी भी आपको बताएंगे। पहले इंग्लिश में बोल देंगे, फिर हिंदी में उस चीज़ को समझाएंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए या कोई पॉइंट समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई वर्ड अगर आपको इंग्लिश में समझ ना आए तो आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ट्रांसलेट, क्योंकि मेरी थोड़ी जो हिंदी है वो थोड़ी वीक हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया 12th किए हुए। मैंने भी यूपी बोर्ड से 12th किया था, लेकिन अब टाइम हो गया है तो क्या है, हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो भूल गए हैं। क्योंकि जो एमबीबीएस में जो हम पढ़ते हैं वो टोटल इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो मुझे हिंदी की कुछ चीज़ें याद नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे पॉइंट हमारे एनसीईआरटी से होंगे, तो इसीलिए हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि हमें पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल होती क्या है। तो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे सेल के बारे में। सेल, इसे क्या कहते हैं, कोशिका। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ये लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है किसकी, लाइफ की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। मतलब कहने का मतलब है इसके बिना, विदाउट दिस, इसके बिना जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर कोई लिविंग है, हम लिविंग कैसे बोलते हैं, कोई लिविंग है तो उसमें कम से कम एक सेल, तो एक कोशिका या सेल तो होगी ही, एक कोशिका तो होगी ही अगर हम किसी को लिविंग बोल रहे हैं, ये जिंदा है, इसमें लाइफ है। तो थोड़ा हमने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो ये आप नोट कीजिएगा अपने नोट्स में।
और आप नोट्स बनाते चलिएगा और जितने भी पॉइंट बता रहे हैं पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा और साथ में ही याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा, अभी जो सेल है वो क्या है, संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है लाइफ की, यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, और बिना सेल के कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लिविंग नहीं बोल सकते। अच्छा, थोड़ा आपको और बताते हैं। जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं, सेल्स होती हैं या कोशिका होती हैं, आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू को ऊतक भी कहते हैं। टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, अगर ये पॉइंट आपको याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम, या टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, अंग बनाते हैं, और अंग से क्या बनती है, बॉडी बनती है। तो क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, आपस में मिल जाती हैं और ऊतक को बनाती हैं। जो ऊतक होते हैं वो आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, किसी ऑर्गन को बनाते हैं। जैसे ऑर्गन हमारा क्या है, जैसे हमारा पेट है, हमारा दिल है या हृदय है, हमारे फेफड़े हैं। इसे जैसे पेट को स्टोमक कहते हैं, हार्ट कहते हैं, इसे इंग्लिश में लंग कहते हैं। तो ये इंग्लिश में हो गया। तो मतलब ये क्या है, एक तरीके की ये ऑर्गन है। तो मतलब जो टिश्यू होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से जैसे पूरी बॉडी बनती है, जैसे ह्यूमन बॉडी है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया सेल्स के बारे में। तो इतना इंट्रोडक्शन आपको पता हो, आप इसे नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी को क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। ये साइंटिस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए। जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने दिया था, सबसे पहले जो सेल है उसे एक्सप्लेन किसने किया था, एक्सप्लेन किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। दूसरा पॉइंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये एक स्टेटमेंट था, एक तरीके से इसी को क्या किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कर दिया किसने, रॉडॉल्फ विर्चो ने या आर विर्चो ने इसे एक्सप्लेन कर दिया और थोड़ा बढ़ा दिया और बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसकी कोई हिंदी नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, रॉडॉल्फ विर्चो ने दिया था। और ये क्या है, मॉडिफाई सेल थ्योरी। हम इसे ये भी बोल सकते हैं, मॉडिफाई सेल थ्योरी है ये। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की। 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राथमिक या प्रायर, जो पहले बना। यू का मतलब होता है ट्रू या सत्य, ट्रू। तो प्रो का मतलब होता है प्राथमिक या जो पहले फॉर्म हुई थी, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू, जिसमें क्या होते हैं, ट्रू सेल ऑर्गेनेल या कोशिका अंग, कोशिकांग, जिनमें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हम कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, आपको समझ आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक जिनमें सेल ऑर्गेनेल या कोशिकांग नहीं होते हैं, और ये सबसे पहले सेल्स जो थी वो अर्थ पर फॉर्म हुई थी। अच्छा, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो उनके बाद फॉर्म हुई थी, मतलब मोर डेवलप्ड थी ये, और उसमें कोशिका अंग या सेल ऑर्गेनेल होते हैं। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, सबसे पहले डीएनए की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, इनमें सर्कुलर होता है। आगे इस डिफरेंस को हिंदी में भी बताएंगे, अभी आप थोड़ा इंग्लिश में सुन लीजिएगा, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्ड का मतलब होता है, जैसे हमारी ये एक सेल है, ये सेल है, तो हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, डीएनए, डीएनए हो गया। ये हमारी क्या है, प्रोकैरियोटिक हो गई, ये हमारी यूकैरियोटिक एक सेल हो गई। तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हमने बना दी। तो इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म में डीएनए पड़ा है, सही नेक्ड है, डीएनए किसी से ढका हुआ नहीं है, बाहर से कुछ टाइप से इस टाइप से ढका हुआ नहीं है। तो क्या है, डीएनए नेक्ड है, ऐसे ही पड़ा है और सर्कुलर है, देखो सर्कल की तरह हमने बनाया है। अच्छा, इसमें जो डीएनए होता है वो बॉन्ड होता है, किससे बॉन्ड होता है, मतलब कुछ प्रोटीन होती हैं उनसे बॉन्ड होता है और इसमें लीनियर होता है। जैसे ये डीएनए से बाहर निकाल कर हम दिखा रहे हैं, कुछ इस टाइप से ये होता है, कुछ इस टाइप से होता है। मतलब ये जो हमने बनाए थे ये हमारी क्या है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और ये हमारा डीएनए। तो क्या है, डीएनए जो है वो प्रोटीन से बाइंड है, देखिएगा ये कुछ इस तरीके से प्रोटीन से बाइंड है और डीएनए क्या है, लीनियर है, देखो लीनियर इसमें कुछ इस टाइप से जा रहा है और इसमें क्या है, सर्कुलर है, मतलब सर्कल की तरह है। डीएनए के बारे में 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, ऑर्गेनेल की हमने बात की थी, हमने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ऑर्गेनेल या कोशिकांग नहीं होते हैं। तो देखिएगा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनल होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब जैसे हम कहाँ आपको दिखाएं, जैसे एक जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, कुछ इस टाइप से होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक अपनी मेम्ब्रेन है और एक सेल की मेम्ब्रेन होगी जिस सेल के ये अंदर है, एक इसकी खुद की मेम्ब्रेन है सेल की, एक माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की मेम्ब्रेन। तो ऐसे ऑर्गेनल को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अच्छा, कुछ ऑर्गेनल होते हैं जो ऐसे ही पड़े होते हैं, यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनल हमें मिल जाए, जैसे ये है, ये हमारा राइबोसोम। तो ये राइबोसोम ऐसे पड़ा होता है, ये राइबोसोम ऐसे पड़ा होता है, इसके बाहर कोई इस टाइप से मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसे बोलते हैं, ये जो ऑर्गेनल है ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये अपनी मेम्ब्रेन से बाउंड है कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या, एक मेम्ब्रेन सेल की होगी हमारी और एक मेम्ब्रेन किसकी हो गई, एक मेम्ब्रेन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की हो गई, एक सेल की मेम्ब्रेन, एक माइटोकॉन्ड्रियाई मेम्ब्रेन। तो हम इसे बोलेंगे, इसमें जो ऑर्गेनल मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी खुद की मेम्ब्रेन है, एक जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अच्छा, कुछ राइबोसोम है, तो राइबोसोम ऐसे ही पड़े हैं, कुछ इस टाइप से पड़े हैं, इनकी अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो इनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन है। ये किस मेम्ब्रेन से ढके हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक वही मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसी तरीके से बात करते हैं, इसमें लिखा है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, हमने बता दिया, साइटोप्लाज्म में डीएनए पड़ा होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। देखो हमने ये न्यूक्लियस बना दिया है, इसके अंदर ये डीएनए है हमारा। अच्छा, ऑर्गेनल, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, अभी हमने बताया इसमें क्या, जैसे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल एक ही होता है, जिसे कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है, और भी ऑर्गेनल होते हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होता है, इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, आपको हमने यहाँ दिखाया था, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए एक यही ऑर्गेनल होता है जो पाया जाता है, जिसे कहते हैं राइबोसोम। ये बैक्टीरिया में होता है या प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होते हैं। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, इसमें होते हैं 80S टाइप के, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम हमने बताया था मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो राइबोसोम होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए ये जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। और कितने टाइप के होते हैं, मतलब 70S टाइप के होते हैं, इसमें 80S टाइप के होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल होता है कोई एनिमल सेल। ये पॉइंट आपको याद नहीं करना है। तो अब हम हिंदी में आपको बता देते हैं थोड़ा, जैसे न्यूक्लियाइड, जैसे जो बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड भी कहते हैं इसे। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका एक नाम और है न्यूक्लियाइड भी हम इसे कहते हैं। तो न्यूक्लियाइड या डीएनए स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। हमने बताया था यहाँ पर कोशिका द्रव्य में, या साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अच्छा, इसमें जो डीएनए होता है केंद्रक, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं।
केंद्रक में पाया जाता है। अच्छा, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने यहाँ पर दिखाया था आपको, इसके अंदर भी डीएनए होता है। और लवक किसे कहते हैं? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन्हें हम लवक कहते हैं, उनके अंदर भी होता है। इन सारे पॉइंट्स की बात आगे करेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, जब हम ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में आपको समझाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनल क्या है और क्या करता है, क्या इसका फंक्शन है। तो आपको बस याद रखना है, डीएनए इसमें कहाँ होता है? डीएनए कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लवक के अंदर पाया जाता है। इसमें डीएनए होता है सर्कुलर होता है या वृत्ताकार होता है, इसमें रेखिक होता है या लीनियर होता है। लेकिन वृत्ताकार जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक के अंदर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और लवक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह डीएनए होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसी हाइपोथेसिस है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो लवक या जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इन दोनों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो प्रोकैरियोट्स से हुई है। जो हमारा लवक है एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी जो ओरिजिन या उत्पत्ति ये किससे हुई है? ये प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेशली बैक्टीरिया से हुई है। इसीलिए इनके अंदर बैक्टीरिया की तरह डीएनए पाया जाता है या प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह डीएनए पाया जाता है। 2 पॉइंट देख ली। हमने बताया था इसके जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें जो डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हमने बताया था जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है, कुछ इस टाइप से ये दिखाया था। प्रोटीन, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए की मात्रा कम होती है, ये पॉइंट याद मत करना आप। इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। अच्छा, ये चीज़ याद रखना, इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है। बस आप इतना ही याद रखो कि बस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो प्लाज्मिड होता है वो नहीं पाया जाता है। इसमें जो कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंतवर्लन या इनवाइजिनेशन से मीजोसोम्स नामक संरचनाएं बनती हैं। इसमें जो मीजोसोम सदृश संरचना सामान्यतः अनुपस्थित होती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कुछ इस टाइप से इन्वेजिनेशन होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होती, कुछ इस टाइप से क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती। इनका जो फंक्शन होता है उसकी बात आगे करेंगे। अच्छा, 2 बड़े उत्पाद ये भी नहीं याद करना है आपको पॉइंट, ये याद करना है स्पिंडल फॉर्मेशन या तर्कु उपकरण कोशिका विभाजन के समय नहीं बनता है। इसमें स्पिंडल अपरटस बनता है। ये होता क्या है स्पिंडल अपरटस या तर्कुर उपकरण? इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये क्या होता है, इसका काम क्या है, बस याद रखना। इसमें नहीं बनता है, इसमें कोशिका विभाजन के टाइम बनता है। इसमें फ्लैजिलम, ये याद मत करना, ये भी याद मत करना। अच्छा, याद कर लें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें जो फ्लैजिलम होती है एक श्रृंखला वाली होती है। इसमें जो फ्लैजिलम होती है वो 11 श्रृंखलाएँ होती हैं। मतलब क्या होता है, कुछ इस टाइप से ऐसा बना हुआ होता है। जैसे ये फ्लैजिलम है तो कुछ इस टाइप से क्या होती है? ये श्रृंखलाएँ होती हैं। तो इसमें क्या होती है? एक सिंगल श्रृंखला होती है ऐसे, और इसमें क्या होती है? 9 से 11 होती हैं। इसे 9+2 के अरेंजमेंट में होती हैं। ये बस आप एक बार रीड कर लेना, और कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा ये पॉइंट, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी वाले डिफरेंस आप जैसे भी याद करना चाहें आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं डिफरेंस के ऊपर कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दें, ये हिंदी वाला डिफरेंस रिवीजन करवा दे रहे हैं। एक सेकेंड, हिंदी वाला डिफरेंस आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। इसमें जो डीएनए होता है, वो स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में होता है। इसमें जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लवक के अंदर पाया जाता है।
इसमें जो सर्कुलर होता है या वृत्ताकार डीएनए होता है, इसमें रैखिक होता है, और इसमें वृत्ताकार डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उनकी जो ओरिजिन हुई है वो मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से हुई है। इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो नहीं होती डीएनए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। अच्छा, इसमें जो प्लाज्मिड होता है वो पाया जाता है, इसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब कुछ कोशिका कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस होते हैं जिन्हें मीजोसोम कहते हैं, इसमें मीजोसोम नहीं पाई जाती। इसका फंक्शन क्या होता है आगे बात करेंगे। इसमें स्पिंडल अपैरेटस या तर्कु उपकरण पाया जाता है, इसमें नहीं बनता है, इसमें बनता है। इसमें जो फ्लैजिलम होते हैं एक श्रृंखला वाले होते हैं, इसमें जो फ्लैजिलम होते हैं या कशामिका होती है वो 11 श्रृंखलाओं वाली होती है, जिसे 9+2 का अरेंजमेंट कहते हैं। अच्छा, फिर हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, ये हमारा जो डायग्राम है इसे आपको समझाना है, ये थोड़ा ऊपर चला गया, चलो समझाते हैं। सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक है, बस आपको समझना है, सब कुछ पढ़ लिया। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हमने क्या बताया, बैक्टीरिया। तो जैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाइड, उसके जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। अच्छा, इसमें जो फ्लैजिलम होता है वो उसमें क्या होता है, जो कशामिका होती है, क्या कहते हैं, कशाभिका होती है, वो सिंगल श्रृंखला वाली होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, कैप्सूल पाया जाता है, जो सेल के बाहर होता है, प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, कैप्सूल नामक एक संरचना पाई जाती है। इसमें सेल वॉल होती है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। इसमें सेल वॉल जो यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब जैसे प्लांट सेल होगी यूकैरियोटिक तो होगी, एनिमल सेल होगी तो नहीं होगी। अच्छा, इसमें क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, राइबोसोम्स की बात की थी हमने, राइबोसोम्स आपको दिखते होंगे। प्लाज्मिड की बात की थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें प्लाज्मिड पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल का ये साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का आपको दिखता होगा। अब फिर हम थोड़ी बात करते हैं जो ऑर्गेनल है उनके फंक्शंस की। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो ऑर्गेनल है उनके फंक्शन पता होना चाहिए, खासकर यूकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक के नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में भी आपको बताएंगे। जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका हम इसे। इसका काम क्या होता है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम इस पे पाए जाते हैं। तो राइबोसोम क्या करते हैं, जो प्रोटीन होती है प्रोटीन को बनाते हैं। जो राइबोसोम होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ या हम बोल सकते हैं स्मूथ या रफ, दो टाइप की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ होती है और रफ होती है। इन पर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, उस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। एक हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इधर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है हमारी, कहाँ की, ये रही। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दी है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आप लिखते रहना फंक्शन, जैसे डालना आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, और उसके आगे लिखना इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं इसे, ऊर्जा घर कहते हैं सेल का। इसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनती है। तो इसके बारे में भी लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया आगे लिखना, इंग्लिश में से पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा घर पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं कोशिका का। और इसमें क्या होती है, एटीपी बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेना, ठीक है। तीसरे की हम बात करते हैं, और हमारा गोल्जी अपैरेटस। यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस कहाँ गया हमारा, अच्छा ये देखो, यहाँ पर ये स्मूथ चिकनी वाली दिखाई, यहाँ दानेदार अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, और इस पर ये दाने जो हैं वो क्या है, राइबोसोम्स हैं। चिकनी वाली पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, दाने वाली पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे। और इस पर क्या होती है, क्या पाए जाते हैं, जो दाने हैं ये राइबोसोम्स हैं, पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये रहा हमारा गोल्जी कॉय।
गोल्जी कॉय कहते हैं या गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो प्रोटीन बनती हैं, ये जो प्रोटीन बन रही हैं, इनका क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन, जैसे प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। तो प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन होता है, जो मतलब विभिन्न टाइप की प्रोटीन को कौन बनाता है, वो गोल्जी का है। मतलब राइबोसोम ने बना दी, लेकिन मॉडिफाई कौन कर रहा है। आप मॉडिफिकेशन की हिंदी ट्रांसलेट कर लेना क्या है। तो ये क्या करता है, गोल्जी का है, या गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है। अच्छा, अगले ऑर्गेनेल की बात करते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ये तो सबको पता है। ये हमारा न्यूक्लियस रहा, इसमें न्यूक्लियस ये वाला है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक किसे कहते हैं, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर डीएनए रहता है और इसके अंदर ये एक तरीके से बॉस है, बॉस है सेल का। यही कंट्रोल करता है सेल को कंट्रोल करता है, सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रिका होती है। ये क्या करती है, ये राइबोसोम्स को बनाती है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम्स को कौन बनाती, वो केंद्रिका राइबोसोम्स को बनाती। जो केंद्रिका होती है वो राइबोसोम्स को बनाती, और राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन को बनाते हैं। अच्छा, ये होगा जैसे, हाँ, इसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी है और इस पर कुछ दाने हैं, और इन दानों को देखो ये दिखाया गया राइबोसोम। और राइबोसोम्स के बारे में हमने बता दी, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अच्छा, कुछ ये देखिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम्स के बारे में आपको एक दो लाइन पता होना चाहिए। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का एंजाइम है जो मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं या मार सकते हैं। ये पूरी सेल को मार सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल कैसे, सुसाइडल बैग कहते हैं, या आत्महत्या की थैली। हिंदी में से क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, इसे कहते हैं लाइसोसोम्स। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो किसी भी टाइप की जो पदार्थ होते हैं या मैटर होता है उसे क्या कहते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, या तोड़ सकते हैं, या डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम्स हो गया। राइबोसोम्स के बारे में बता दी। केंद्रक झिल्ली के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, छिद्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हमने कोशिका द्रव, माइक्रोट्यूब्यूल, इनके बारे में भी कुछ नहीं है। हाँ, हम आपको बता रहे थे सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा बता दें। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ये क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल जो होते हैं, ये कोशिका विभाजन के टाइम, कोशिका विभाजन के टाइम क्या करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पिंडल को तर्कु उपकरण, स्पिंडल अपैरेटस या तर्कु उपकरण, इनको बनाने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इनकी वजह से क्या होती है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है ये। अच्छा, हमने कुछ बताया था मीजोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें हमने बात की थी, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये रही, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया से रेस्पायरेशन हो जाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यहाँ रेस्पायरेशन हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में हमने कुछ नहीं पढ़ा था। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, मीजोसोम होते हैं, जो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन का काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रेस्पायरेशन का काम होता है, या श्वसन होता है यहाँ, रेस्पायरेशन। और क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी यहाँ पर जनरेट की जाती है।
थोड़ा वीडियो हमारी लंबी हो गई है, तो हमने वीडियो में सेल्स के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप वीडियो को अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक बार आप नोट्स बना लोगे, लिख लोगे, तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। और चीज़ों को आप याद कीजिएगा, पढ़कर रीड कर नहीं छोड़ना है, याद करना है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अगर सेल बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।